A very beautiful evening to everyone present here. गीत हो संगीत हो या राग में वैराग हो, दिल में जब तक ताल हो तो बेअसर हर मलाल हो. May it be losing yourself in devotion by saying मारा मनना आंगड़िया मा तुलसी ना वन, or expressing love and longing by saying झूठ से काली लागे लागे काली रतियाँ. Right from the ancient theatre of Dionysus to the modern indie music, songs have always been the river that takes the boat of human expression forward. Songs represent the art of being concise in an ornamental way, saying much in a few words. Gagar mein sagar. They are the heart and soul of every story told aloud, transcending the boundaries of language. And today, we have dignitaries gracing us with their insights on the world of songs. So, I would like to welcome and introduce Dr. Sagar, a revered lyricist who has written lyrics for the songs for Bheed, Afwa, and Maharani too, among others. He has done his PhD in Hindi literature from JNU and is currently based in Mumbai. The next on the panel, we have the multi-talented Ranjana Yadav ma'am, currently working as a radio presenter at All India Radio Akashwani, Kanpur, Uttar Pradesh. She is also a writer and theatre artist. Finally, I would like to welcome Bandana Panchal ma'am, who is an educator and poet. She is a language teacher for Hindi and the head of department at Divine Child International School, Adalaj. She has published books like Ummeed ke Suman Khilne Do and has received Excellence in Education Award on the occasion of Teachers' Day in 2018. I would like to welcome the panel with a huge round of applause. Namaste Ahmedabad. केम छो मजामा इधर की गुजराती पूरी हो गई, अब आप लोगों की बारी है. मेरी डिक्शनरी में बस इतने ही शब्द थे गुजराती के. मेरा नाम रंजना है और मैं कानपुर से हूँ. नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार. आप सभी का यहाँ पर स्वागत है. हालांकि आज के दिन मैं आप सभी की मेहमान हूँ. क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कानपुर से आई हूँ भाई, बड़ी दूर से आई हूँ. 2 घंटे की फ़्लाइट ली है मैंने. बहुत शुक्रिया, लेकिन तालियों की आवाज़ मुझे मज़ा नहीं आया. और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज के हमारे जो स्टार गेस्ट हैं, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक इन तालियों की आवाज़ उन तक नहीं जाएगी. अहमदाबाद साहित्य सम्मेलन, इसका 8वां संस्करण है आज. मैं कल शाम से हूँ यहाँ पर और कल की शाम बेहद ही खूबसूरत रही. अगर आप सभी उसके साक्षी बने होंगे तो मुझे लगता है आप सबको बहुत आनंद आया होगा. लेकिन कल शाम से भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज आप सभी को, क्योंकि आज यहाँ पर धमाल होगा, क्योंकि आज मंच पर यूपी और बिहार होगा. जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरब और पश्चिम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं. हमारे साथ हैं वंदना पंचाल जी, जो इस प्रोग्राम को मेरे साथ मॉडरेट करेंगी. आपकी जड़ें कहीं ना कहीं गोरखपुर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये आप सभी के बीच से आई हैं. मैं यूपी कानपुर से हूँ और आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर सागर
और यकीन जानिए डॉक्टर सागर गीतों के सिर्फ सागर नहीं हैं, बल्कि आप गीतों के महासागर हैं। शुरुआत होती है कविताओं से और उसके बाद म्यूज़िक का साथ मिलता है, संगीत उसमें रम जाता है और गीत जो है वो फिल्मी गीत बन जाता है। तो सागर साहब के बहुत सारे फिल्मी गीत इस समय धूम मचा रहे हैं, आप लोगों ने सुने ज़रूर होंगे। बड़ी नई शब्दावली के साथ गीत आए हुए हैं। अगर मैं कुछ फिल्मों के नाम बताऊं तो उनमें से एक फ़िल्म है बॉलीवुड डायरीज़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और आजकल एक वेब सीरीज़ ने बड़ी धूम मचाई हुई है, महारानी, अगर किसी ने देखी हो तो साहब उसमें जितने भी गीत हैं वो सागर साहब ने लिखे हैं। सागर जी, आपसे बात करने का सिलसिला जो है मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल शुरुआत से किया जाए। एक माइक और देंगे प्लीज़, वंदना जी। तो शुरुआत की बात अगर हम करें तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम आपके बचपन में थोड़ा सा झांक आते हैं। जी, कुछ बताएं, कैसा रहा आपका बचपन? सवाल से पहले मैं शुक्रिया अदा करूं आप सभी का। आप सब ने मुझे बुलाया, ख़ास तौर से उमा शंकर यादव जी और हमारे IAS हीरालाल जी हैं यहाँ पे, आपको सलाम है। और तमाम जो श्रोता कविताओं पे अगर बात करें तो कविताओं को आज के डेट में लोग सुनना शुरू किए हैं और ज़्यादा सुनना शुरू किए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारे लोग जिनको हम कम जानते थे उनको ज़्यादा जानने लगे हैं और उन्होंने एक अच्छी पहचान बनाई है। सब ने जो भी कोई गीत गा रहा है, गीत लिख रहा है, वो आज के समय में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि जो जहाँ है वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपनी जगह बना रहा है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब हैं। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, पता नहीं सुबह से प्रोग्राम चल रहा होगा, लोग थक गए होंगे, चले गए होंगे। तो खैर जो बात है यहाँ पे ख़ास तौर से मैं भैया बोलता हूँ, मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, प्रमोद कुमार तिवारी आए हुए हैं, मैं भैया को सलाम बोलता हूँ। और आप यहाँ पे प्रोफेसर हैं। सर मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आप हिंदी पढ़ाते हैं। शिशिर भाई आए हुए हैं, आप सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में और सूरत में ड्यूटी है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए आए हैं पूरी तरह से। और आपका भी अभिनंदन। और अभिनय है। और हंसराज देव हैं, हंसराज मेरे असिस्टेंट हैं, वो मेरे साथ आए हुए हैं। सबको मेरा सलाम है। मैं फिल्मों में गाने लिखता हूँ और अब तक मैंने लगभग 20 फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, कुछ छोटी फिल्में, कुछ बड़ी। आजकल वेब सीरीज़ आ रही हैं, तो महारानी, अगर आपने हुमा कुरैशी की महारानी देखी हो, या नीरज पांडे की एक वेब सीरीज़ आई थी खाकी द बिहार चैप्टर, तो ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार में काफ़ी चर्चित हुआ था, वो मैंने ही लिखा था वो उसका गाना। और जैसा कि मेरे साथ शुक्रिया आप सभी का, वंदना पांचाल जी हैं मेरे साथ, और यहाँ पे आप रंजना यादव जी, सॉरी वो दोनों काफिये में मिल रहा है, वंदना और रंजना। कार्यक्रम आपके साथ था इसलिए हमने सोचा कि बीट्स जो हैं हमारी वो साथ होनी चाहिए और हमारी तुकबंदियाँ जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो अब इन्होंने सवाल किया ख़ास तौर से कि मेरे बचपन के दिनों का, तो मैं आप सबको बताऊं कि बचपन से मैं गीत लिखता रहा हूं। मैं एक्चुअली गीत ही लिखता रहा हूं। मैं दूसरी क्लास में जब था तो तब से मैं गीत लिख रहा हूं, और 6वीं 7वीं तक आते आते मेरे लिखे गीत रेडियो स्टेशन से गाए जाने लगे थे। क्या बात है। और मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ की गई थी उस समय,
प्रिंसिपल और मैनेजर ने माफ़ किया था। और तमाम चीज़ें, मैं बहुत मशहूर हुआ करता था 6वीं क्लास में, क्योंकि स्कूल के जितने लड़के लड़कियां थे वो सब मेरे लिखे गीत गाए थे। तो वो बचपन से मेरा रहा है। और लेकिन बचपन जब मैं बड़ा हो रहा था तो एक गाना बहुत मशहूर हुआ, वो रंग का गाना था, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। और एक और गाना था, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। तो ये जो 2 फिल्मी गाने थे, इनको मैं मुसलसल भोजपुरी गाने सुनता था, लेकिन ये जो हिंदी के गाने मैंने सुने तो मुझे लगा कि मुझे भी बॉम्बे जाना चाहिए, फिल्मों में गाना लिखना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बॉम्बे कैसे जाएंगे या उसके रास्ते कैसे हैं, स्ट्रगल के रास्ते कैसे हैं, गाना लिखने के पैसे मिलते हैं कि नहीं ये भी नहीं पता था, क्योंकि गांव में तो लिखने के पैसे मिलते नहीं थे। तो वहाँ लिख करके और फ्री में दे दिए, तो कोई आइडिया तो था नहीं कि ये लिखने के भी कुछ पैसे मिलते हैं, तो कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने ये मन में सोच रखा था कि मैं पहले अच्छी पढ़ाई करूँगा। तो मैं BHU तक पहुँचा और मैं JNU पहुँचा, वहाँ से MA MPhil PhD मैंने की और पूरी पढ़ाई मैंने की। और वहाँ गया तो मैं बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े गीतकार, मसलन जावेद अख्तर तो अक्सर ही आया करते थे, और बड़े बड़े लोग, फिल्मी लोग आते ही थे। तो वहाँ रहते हुए मैं फिर बॉम्बे का मैंने रास्ता अपनाया। और ख़ास तौर से जो मेरे JNU के दोस्त हैं, मैं आज इस लिटरेरी इस प्रोग्राम के तहत मैं उन तमाम JNU के दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे मुंबई में टिकाए रखा और जिनकी वजह से मैं गीतकार बन सका। क्योंकि बॉम्बे जैसी महंगी जगह पर रहने के लिए पैसे चाहिए। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे पैसे भेजे, मेरी मदद की और मुझे टिकाए रखा। और जब बम्बई में काबा, मैंने एक रैप सॉन्ग लिखा था मनोज बाजपेयी के लिए, जिसका डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ने किया था। वही अनुभव सिन्हा जिन्होंने फिल्म बनाई थी करीना कपूर वाली, शाहरुख खान वाली रावण, या थप्पड़ आई थी तापसी पन्नू की थप्पड़, आर्टिकल 15, और भीड़ आई थी। अभी मैंने भीड़ का गाना लिखा था, खुनवा पसीना सहरिया में ये भैया कौड़ी के दाम में बिकाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौवा के ओर जहाँ माटी में सोना है राइल बा। तो ये सब मैंने गीत लिखे हैं। तो मेरा स्ट्रगल चला जब तक मैंने बम्बई में काबा नहीं लिखा था, वहाँ तक मेरा स्ट्रगल लगभग 6-7 वर्षों का रहा। जब लिखने के मुझे 10,000 20,000 ऐसे करके पैसे मिलते थे, जो बॉम्बे में रहने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन बम्बई में काबा जब मैं लिखा, और उसके बाद जब मैं एक गाना लिखा, वो रैप सॉन्ग ही था, तो मैंने 1 लाख डिमांड किया अपनी तरफ से और मुझे 3 लाख मिला। प्रोड्यूसर की तरफ से 3 लाख लिख करके मेरे अकाउंट में आया कि गीतकार को 3 लाख दिया जाए। तो उससे मेरा हौसला बढ़ा कि मैं अब सही पायदान पे आ गया हूँ, अब मेरा स्ट्रगल आसान हो गया है। तो खैर, मैं बचपन के दिनों की अगर बात करूँ, जैसा कि रंजना जी ने कहा कि बचपन के दिनों में गुजरते हैं, मेरे लिरिक्स का जो टाइम है वो बचपन का कैसा रहा है, तो मैं गाने लिखता था। और गाने लिखने का जो था तरीक़ा, वो ये था कि जितने गीत थे लोक जीवन के, उन्हीं गीतों पे कोई मैं नई बात लिखता था। तो वो जो मेरी प्रैक्टिस है वही बॉम्बे में आकर के काम आई, क्योंकि मुझे मीटर, जैसे कोई मीटर मिल गया तो उस मीटर पे मैं गाना बना दिया, कोई नई बात लिख दी मैंने। और सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा में भी यही होता है। सिनेमा में होता है कि आपको एक बीट दे दिया जाता है और उस बीट पे हम लिखते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि म्यूज़िक डायरेक्टर जब बीट बनाते हैं, मेरी आवाज़ साफ पहुंच रही है ना, माइक सही है, तो बीट बनाते हैं। जैसे जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बना रहे थे कि जावेद अख्तर के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक्चुअली ये बीट था, लेकिन ये स्मार्टनेस जावेद अख्तर की थी कि उन्होंने 12 13 करूँ गिन गिन के याद आजा पिया आई बार, उसी को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। जबकि वो एक मीटर दिया गया था उनको लिखने के लिए, और तमाम गानों को लिखने के लिए मीटर दिए जाते हैं। और उसमें स्मार्टनेस ये है
कि आप उस मीटर पे अगर आपको बोला जाए दार दारा, तो अगर हम उस पे लेके आए गए कि ठोक देंगे ठोक देंगे, तो अब उस जो मीटर हमारे सामने है उस मीटर पे उसी रंग का, उसी सिचुएशन को वो जस्टिफाई करता हुआ शब्द अगर आपने ढूंढ लिया और ढूंढ करके वहाँ पे रख दिया तो आपका गाना बन गया। तो ये निहायत सिनेमा में सिचुएशन को पकड़ करके और उस पे उसी तरह के शब्द को बिठाने की कला जिसको आती है, जिसको ये हुनर आता है, वो फिल्मों में कामयाब हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे कवि आए। एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गीतकार हैं वही सब रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कवि भी आके स्ट्रगल करके गए हैं, लेकिन जो मीटर को नहीं साध पाया वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। सागर जी, आपने मीटर की बात को इतनी विस्तार और खूबसूरती से बताया है कि मुझे लग रहा है शायद मैं भी गीत लिखने में सक्षम हो जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके गीत जो मैंने सुने, आपने भोजपुरी की बात की और आप कहीं ना कहीं भोजपुरी से बेहद लगाव है आपको, मैं देख पा रही हूँ इस चीज़ को। तो ये जो गीत हैं आपके, कहीं ना कहीं उनमें एक देसीपन है जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कितनी भी अच्छी चाय किसी भी 5 स्टार 7 स्टार में पी लें, कितने भी एक्सपेंसिव कप में क्यों ना पी लें, लेकिन जो हमारा दिल है ना वो कहीं ना कहीं कुल्हड़ वाली चाय ढूंढता ज़रूर है जी। और वो इसलिए कि जो देसीपन है हमारा वो हमारे अंदर, हमारे रगों में खून भरकर रह रहा है। तो हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और कई बार बारिश होती है ना तो उसकी जो वो सौंधी महक आती है हमें कितनी भाती है, कितनी पसंद आती है। कोई भी एक्सपेंसिव ब्रांड का फ्रेगरेंस जो है उसको मात नहीं दे पाता है। तो वही खूबसूरती और कहीं ना कहीं वही जो फील है वो आपके गीतों में आता है। जब मैं आपके गीत सुनती हूँ भोजपुरी में, खासकर महारानी में जो गीत आपने गाया है और उसको आवाज़ दी है शारदा सिन्हा ने जी, तो ये जो एक तो आपका भोजपुरी के प्रति लगाव है, लेकिन मैंने देखा है कि इसकी शब्दावली बड़ी खूबसूरत आपने ली है। तो ऐसा क्या ख़ास कारण है कि आप भोजपुरी में बहुत बेहतरीन रचना करने की कोशिश करते हैं? हाँ, उसमें मैं ज़्यादा जो है सम्मान फिल्म निर्देशकों को दूंगा एक्चुअली, क्योंकि जो ख़ास तौर से जो यूपी बिहार से जुड़ी हुई फिल्में हैं या वेब सीरीज़ हैं वो बन रही हैं, तो उसमें मुझे ढूंढा जाता है। अब जहाँ भी बम्बई में काबा अगर किसी ने सुना होगा, किसी डायरेक्टर ने अगर सुना है, तो वो ज़रूर चाहेगा कि महारानी का गाना जो है ये लिखना चाहिए, ये डॉक्टर सागर लिखना चाहिए। क्योंकि यूपी बिहार की बात है तो वहाँ निहायत सोफिस्टिकेटेड, अगर मैं शबनम और खुशबू और इस तरह के शब्दावली का अगर इस्तेमाल करूँगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। जहाँ पे जिस तरह का, जैसे बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, और बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो वहाँ सिचुएशन अगर है कि गुंडा वर्सेस पुलिस, तो वहाँ दोनों तरफ का कन्फ्रंटेशन चल रहा है। तो हम देखेंगे कि जिस तरह के लोग जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसी शब्दावली में अगर बात काफिये में लेके आ गए, सारा खेल तो है आपकी जो बात कही है, हम लोग ये सारी बातें आपस में करते ही रहते हैं, लेकिन इन्हीं बातों को जब हम काफिये में लेके आ जाते हैं तो हम उसमें निकल जाते हैं, बाजी मार ले जाते हैं। तो उन बातों को हम ले करके आ जाते हैं। जैसे उसमें एक लाइन है कि उसमें एक लाइन है कि तड़ बनने में लबनी लेकर बैठा है वो राजा है, तड़ बनने में लबनी लेकर बैठा है वो राजा है, और कुछ ही देर में पता चलेगा घाव इश्क का ताज़ा है। जैसे जो ताड़ी पीते हैं ना, वो ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकलती है, तो तड़ बनने में लबनी लेकर बैठा है वो राजा है, वो पी रहा है तो वो राजा है, कुछ ही देर में पता चलेगा घाव इश्क का ताज़ा है। पीने के बाद वो दिल टूटने वाली कुछ बातें करेगा, उसका घाव हरा भरा हो जाएगा। दिल दे देते यहाँ उधार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो यहाँ और अभी आपने कहा ना, आप इटावा की रहने वाली हैं, कि यूपी बिहार वाले थोड़े दिलदार होते हैं और रिश्ता बनाते हैं तो उसको निभाते हैं, ये सच्चाई है। वो जुड़ना चाहते हैं और जुड़ करके उस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं। तो उसी ज़मीन से अगर उसी तरह के शब्दों को ला करके हम म्यूज़िक में बिठा लेते हैं
तो हम कामयाब हो जाते हैं ये काम करने में, इस पेशे में हम कामयाब हो जाते हैं। चाहते हैं उसको मॉडरेट नहीं कर सकते, कम नहीं करने वाले शब्द यूज कर सकते, या केवल बेचने वाली बात करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप ये बातें करने वाले हो तो कट्टे की बात जो जनरेशन आएगी वो भी करने वाली है, वो बोलेगी यार ये तो कल्चर है हमारी, हम तो बात करते ही हैं और यही बिकेगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बिजनेस है, इसमें पैसा भी कमाना पड़ता है बनाने के बाद, तो डायरेक्टर और फिल्म मेकर का ये बड़ा क्योंकि हम ये कर रहे हैं फेस्टिवल में, पता है कितना मुश्किल होता है करना, तो इस चीज़ को ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है या थोड़ा समाज की भी चिंता की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल आपने मैं बिल्कुल इसी सवाल पर आने वाली थी। और मेरा मानना है कि जहाँ पर एक तरफ अमिताभ बच्चन जी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, वहीं पर सागर साहब भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आइए ना तनी बिहार में। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं जैसे आपने बहुत खूबसूरत गीत रचे हैं, तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि जब बिहार और यूपी की बात आती है, सिर्फ बिहार नहीं यूपी की भी अगर बात आती है, तो हमें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक छवि बन जाती है कि बड़े असभ्य लोग हैं। और इसको किसी भी रूप में, कोई नाम नहीं लूँगी, मीडिया से, फिल्मों से या किसी भी रूप में उसकी इमेज को बिगाड़ा गया है, उसकी छवि को बिगाड़ा गया है। तो भोजपुरी में जब आपने ये रचनाएं करनी शुरू की, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि भोजपुरी जो है वो एक दोयम दर्जे की भाषा आजकल हम उसको मान रहे हैं, बड़े सारे शब्द इसमें चीप किस्म के लिए जाते हैं? नहीं सर, आप एक नदिया के पार जब फिल्म आई थी, वो जो भोजपुरी थी और उसके जो गाने थे और आज जो भोजपुरी के गाने हैं सर, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। जब नदिया के पार फिल्म किसी ने देखी हो तो आप वो शब्दावली, वो माहौल, हम परिवार के साथ उस फिल्म को बड़े चाव से देखते हैं। लेकिन आज जो भोजपुरी के गाने बन रहे हैं, उन शब्दों में, भाषा में सर ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। ये कितना बदलाव। उमाशंकर जी का भी सवाल यही है कि एक गीतकार की एक महती जिम्मेदारी ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, गलत शब्दावली हमारे भाषा में आ रही है, तो हम उसको बाहर निकाल दें और कुछ अच्छी रचनाएं पेश करें। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं सबसे पहले मैं उमाशंकर सर की बात पे आता हूँ। उन्होंने बिल्कुल वाजिब सवाल है ये कि क्या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्या सिनेमा में। तो सिनेमा में क्या है कि सिनेमा में जो चीज़ें समाज में घटित हो रही हैं, और मेरे सामने एक्चुअली गीतकार को एक विजुअल दिया जाता है, एक मुझे पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है, और खाकी द बिहार चैप्टर तो शूट होके आ गई थी और मुझे सिचुएशन दिखाया गया था जिस विजुअल में दोनों तरफ से बंदूकें तनी हुई है। तो उसको, उस पावर को और एनहेंस करना है, उस माहौल को और क्रिएट करना है कि और वो कितना पावरफुल वो सिचुएशन, पर्टिकुलर वो सिचुएशन कितना पावरफुल हो सकता है। इसीलिए जो 7 एपिसोड हैं खाकी द बिहार चैप्टर के, मेरे उस 7 स्टेंजा के गाने को 7 टुकड़ों में बांट के और हर अंतरे में बजाया गया, हर एपिसोड में एक टुकड़ा बजाया गया, क्योंकि बार बार उसको वो ठोकर मारनी है उस पर बार बार, और उस सिचुएशन को और उभारना है और एनहेंस करना। ये सिनेमा का अपना डिमांड है। बाकी बिल्कुल राइटर की और मतलब गीतकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को ऐसे गीत दे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई फूहड़ गीत नहीं लिखे, और भोजपुरी में शारदा सिन्हा ने भी गाया, और पवन सिंह के लिए इवन जिन लोगों को बदनाम किया जाता है उन लोगों के लिए मैंने अच्छे गीत लिखे हैं। और पवन सिंह से अभी मंडे को निरहुआ के साथ मेरी रिकॉर्डिंग है, दिनेश लाल यादव निरहुआ की, उनकी फिल्म के लिए अभी लिख के आया हूँ, अभी आया कि परसों रिकॉर्डिंग है, तो मैं उनके लिए लिखता हूँ। और एक बार आप उन गानों को सुनिए। और तो भोजपुरी में ऐसा नहीं है कि अच्छे गाने नहीं बन रहे। आप अगर अभी चंदन तिवारी हैं इस समय गा रही हैं, एक दीपाली सहाय हैं, वो बहुत अच्छा गाती हैं भोजपुरी, चंदन तिवारी हैं, शारदा सिन्हा के गीत आप सुने ही हैं कि कितने अच्छे गीत। और भोजपुरी गीतों में ख़ास तौर से जो बिरहा का कल्चर है, आप बुल्लू रामदेव, परशुराम पारस और
काशीनाथ यादव से लेकर के ओम प्रकाश यादव और तमाम जो इस समय के बिरहिया हैं, बिरहा गायक हैं जो अभी गा रहे हैं लोग, उनके गीतों को आप सुनिए तो देखिए कि कोई फुहड़ता उन सब में नहीं है। ये जो नया नया आया है और उसमें कुछ चंद सिंगर हैं जो मशहूर हो गए हैं, एक्चुअली वो मशहूर हो गए हैं और वो गाने ज़्यादा मिलियंस में बिलियंस में जा रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा उसी पे फोकस रहते हैं। जबकि अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम बहुत अच्छे अच्छे गीत भोजपुरी लिखे जा रहे हैं और सागर गाए जी, जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी थोड़ा सा कसूर है, जनता का भी कसूर है, हम गलत चीज़ों को ज़्यादा वायरल कर देते हैं? सर इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगी। एक हिंदी टीचर के रूप में कक्षा 10 में एक पाठ है सर शैलेंद्र जी पर, गीतकार शैलेंद्र जी पर, और जब उन्होंने श्री 420 मूवी के लिए गीत लिखा था और उसमें एक पंक्ति थी, रातों दशों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, मैं ना रहूँगी तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। तो जब इसे संगीतबद्ध किया जा रहा था तो शंकर जयकिशन जी ने कहा दशों दिशाएं, ये शब्द हटा दीजिए, चारों दिशाएं रखिए, क्योंकि जो श्रोतागण हैं या जो लोग हैं वो दशों दिशाएं नहीं जानते। लेकिन शैलेंद्र जी अपनी बात पर अडिग रहे। उनका एक सेंटेंस है कि कलाकार या गीतकार का पहला कर्तव्य है कि वह श्रोता या लोगों की रुचि का परिष्कार करे। तो जब भी मैं ये पाठ पढ़ाती हूँ तो मुझे पूरा उन्हें समझाना पड़ता है। तो सर मुझे इस तरह से बताइए ताकि ये पूरा आंसर मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकूँ, और एक गीतकार का क्या कर्तव्य है सर? बिल्कुल, गीतकार तो बहुत अच्छा सवाल आपने वंदना जी किया। तो गीतकार तो हैं ही, जैसे कि गुलजार साहब ने पानी का पानियों थोड़ी होता है, लेकिन गुलजार साहब ने हाँ उन्होंने पानियों का इस्तेमाल किया है और तमाम गीतकारों ने नए नए शब्दों को गढ़ा है और बनाया है उस तरह का। तो ये तो एक शायर का काम होता है कि उसको आगे बढ़ाए। और रंजना जी ने एक सवाल किया था कि क्या कसूर नहीं है मतलब कि समाज का? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम ही हैं कि जब शारदा सिन्हा या भरत शर्मा का टाइम था, अगर निहायत भोजपुरी गीतों की बात की जाए तो वही समाज है जो शारदा सिन्हा और भरत शर्मा के गीत सुनता था, लेकिन अभी पवन सिंह और खेसारी के गीत वो सुन रहा है। तो उसमें जिम्मेदारी तो बनती है जो हमारे ऑडियंस है, हमारा जो श्रोता, हमारे जो श्रोतागण हैं, वो भी ज़रूरी है कि वो जो अच्छे गीत गाए जा रहे हैं उनको भी सुने वो। और तमाम फिल्मों में जो गाने आ रहे हैं वो अश्लील नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो फिल्मों में अश्लील गाने सर बात जब अच्छे गीत की हो रही तो वो जो काबा वाला गाना है, मुंबई में काबा, वो गाना देखकर लगता है कि एक संघर्षशील एक व्यक्ति जो बहुत अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है, वो स्पष्ट दिखता है। और उसमें एक शब्द आता है ढिबरी शब्द। ढिबरी शब्द वही लिख सकता है जिसने ढिबरी को देखा है और जिसने उसका इस्तेमाल किया है। वो ढिबरी शब्द ही बता देता है कि आपने अपने आप को इस मकाम पर पाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। तो सर क्या बता सकते हैं उस गीत को लिखने की कहानी? हाँ, एक्चुअली जो बम्बई में काबा है, वो बम्बई में काबा एक्चुअली अपना ही संघर्ष है। और गांव से लेकर के शहर तक का, गांव में जो हम 18 बरस रहे हैं वो संघर्ष में रहा है। तो ढिबरी जला करके उसमें पढ़ाई की गई है। तो जितने मेटाफर आएंगे, जितने बिंब बनते हैं मेरे गीतों में, वो लोक जीवन में जो मेरे जिए हुए दिन हैं, जो वक्त है, उसी के शब्दों को मैं इस्तेमाल करता हूँ। और बम्बई में काबा में आधा बॉम्बे है और आधा बलिया है। तो बलिया में 18 बरस जिया। केदारनाथ सिंह ने कहीं कहा है कि जो 20 साल गांव में रह गया 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता है। तो हम कहीं के नहीं रहे, हम 20 साल रह गए बलिया में और 20 साल रह गए दिल्ली और बॉम्बे मिला के। जेएनयू में 10 बरस रह गए और 10 साल मुंबई में, तो हम कहीं के ना रहे। तो वही है कि हम जब बम्बई में काबा लिख रहे थे तो उस गीत में आधा बलिया है और आधा मुंबई है। तो आपके इस संघर्ष पर सुल्तान अहमद जी की पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी कि रास्ते जब नए बनाओगे कुछ तो कांटे ज़रूर पाओगे और हाथ अंधेरा ज़रूर कुचलेगा जब भी कोई दिया जलाओगे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा सागर साहब, ये बताइए, आपने बचपन में ही कविताएं शुरू कर दी थी जी। हालांकि आप उच्च शिक्षा लेने के बाद प्रोफेशन में आए हैं, तो कभी बचपन में ऐसा नहीं हुआ कि बड़ों ने कह दिया हो कि अच्छा बस करो, बहुत गालिब बन रहे हो? हाँ, मुझे बाकायदा रोका गया कि ये काम मत करो और पढ़ाई करो,
पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी पे ध्यान दो, ये पढ़ करके नौकरी में जाना है। ऑफ कोर्स हर गार्जियन यही चाहेगा ना, क्योंकि नौकरी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। तो ये रिस्क कौन लेना चाहता है जिसका कुछ आता पता नहीं है। ये गाना कैसे लिखा जाता है, कहाँ बिकता है, इसके बेचने के पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जब एकदम अंधकार है इस फील्ड में, तो कोई इस भाई MBBS करेंगे, IIT करेंगे या PhD करेंगे तो प्रोफेसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अब गाना लिखेंगे तो कहाँ जाएंगे पता नहीं है। और हर आदमी कामयाब होगा नहीं, हर आदमी तो कामयाब होता नहीं है। कुल जमा 15-20 गीतकार हैं और वहाँ कम से कम 1 लाख राइटरों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है मुंबई में। 1 लाख में आप अगर 10-15 गीतकारों का नाम जानते हैं, कुल मिला करके इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, कौसर मुनीर, स्वानंद किरकिरे, प्रसून जोशी, मनोज मुंतशिर, कुमार, वरुण ग्रोवर, और उसके बाद हम उसकी लिस्ट में हम लोग आते हैं, राजशेखर, मैं और तमाम कई लोग हैं, कई सारे हैं मेरे। इन लोगों के बाद हम लोगों का नंबर आता है। तो ये लोग जो 15-20 बरस पहले मुंबई आए, स्ट्रगल किए, स्ट्रगल करके आज उस मकाम पे पहुँचे हैं कि शाहरुख खान, सलमान, आमिर की फिल्में लिख रहे हैं। उसके बाद जो फिल्में छूट जाती है अभी हम लोगों को मिल रही है, अब वो लोग मना कर देते हैं तो हम लोगों को दे दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो ये एक तो ये चीज़ है कि भाई हमको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हम ऐसा लिख देंगे कि सामने वाला हैरत में पड़ जाए। मसलन मैं अपनी ही तारीफ़ कर रहा हूँ कि बॉलीवुड डायरीज़ एक फिल्म मुझे मिली और उसमें उसके डायरेक्टर थे, साउथ से थे, वो आंध्र प्रदेश से थे। तो मुझे लगा कि ये आदमी पता नहीं मेरी बारीक हिंदी को समझ पाएगा या नहीं। और जो सिचुएशन था, एक लड़की सोनागाछी में जो वेश्यालय है, रायमा सेन ने वो रोल किया है। तो वो बेचारी बॉम्बे आना चाहती है और लोग उसका शोषण करते हैं और वो शोषण कराती रहती है, लेकिन बॉम्बे नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने उसके लिए एक लाइन लिखी कि ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। और ये लाइन लिख करके मैंने पोइट्री भेजी डायरेक्टर को। डायरेक्टर का तुरंत फ़ोन आया, अरे भाई तुम कहाँ हो, मुझे मिलना है तुमसे। और मुझे बुला लिया गया। पूरी फिल्म के गाने मिले, उसमें बड़े लोगों की भी एंट्री होनी थी, लेकिन मेरी एक लाइन से बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया कि सारे गाने, मुझे 4 गाने मिल गए। और BBC ने और द ललन टॉप ने मुझे टॉप 10 बेस्ट गीतकारों में रखा। ये जितने बड़े गीतकार हैं उस लिस्ट में खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था कि मैं जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं लिख करके साबित करूंगा। और वो मौका मिला जब अनुभव सिन्हा का मेरे पास फ़ोन आया और बम्बई में उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ के मजदूर कोरोना के टाइम में इस तरह से संघर्ष करते हुए ये रास्ते में मर गए। इससे पहले भी मैंने एक गाना लिखा था एक्चुअली, कैसे जाई फिर कैसे आई फेर हुए नगरिया हो, डगरिया मसान हो गई। ये गाना मैंने लिखा था, लेकिन वो बहुत छोटा प्रोजेक्शन था तो लोगों तक नहीं पहुंचा। लेकिन जब अनुभव सिन्हा के यहाँ से आया और मैंने लिखा, और वहाँ मनोज वाजपेयी चूँकि आ गए उसमें, और उसके बाद अनुभव सिन्हा आ गए, तो प्रोजेक्शन का खेल बहुत बड़ा होता है एक्चुअली। बड़ी जगह पे हम JNU पहुँच गए तो मेरा कॉन्फिडेंस आया एक्चुअली बॉम्बे आने का, स्ट्रगल करने का। अगर मैं बलिया में पढ़ाई करता तो मैं बॉम्बे नहीं आता, मैं BTC B.Ed करके मास्टर होता कहीं किसी सरकारी स्कूल में। बहुत पढ़ने लिखने में मेहनती था तो यहीं तक मैं पहुंच सकता था। लेकिन JNU गए तो प्रोफेसर बनना छोटा लगने लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं सीधे वहाँ पे जाऊँगा। और अब ख़ास तौर से मेरे JNU के जो दोस्त थे वो सब बने, IAS बने, IPS बने, प्रोफेसर बने, इससे नीचे कोई गया नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत संभाला, उन्होंने मुझे टिकाए रखा कि आप वहाँ लिखो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। तो मेरे JNU के उन दोस्तों का बहुत सहारा मिला। तो सागर जी, हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई डॉक्टर सागर भी नहीं होता है, हर कोई डॉक्टर हीरालाल भी नहीं होता है, और हर कोई उमा शंकर जी भी नहीं होता है। साहित्य का ये एक बहुत बड़ा आयोजन हर साल डॉक्टर उमा शंकर यादव जी करते हैं। और सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये असल में एक अश्वमेध यज्ञ है जिसे हमें आगे बढ़ाना है।
और अगर साहित्य की बात करूं तो रेडियो अनाउंसर हूं, पंक्तियों को तोड़ने मरोड़ने की आदत थोड़ी ज़्यादा है, उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं कहना चाहती हूं कि जहां नहीं जा पाता है आदित्य, वहां पहुंचता है साहित्य। ये पीछे बैठे अरे हुए जो क्या बात आदित्य है। भैया है ना, इतने वाह। ज़्यादा मायूस ना हो, मैं सूरज की बात कर रही हूँ। तो जहाँ नहीं जा पाता है आदित्य, वहाँ पहुँच जाता है साहित्य। और ज़िंदगी की अगर बात करें तो ज़िंदगी आसान नहीं है साहब, इसे आसान बनाना पड़ता है, हर साल इस तरह का आयोजन करना पड़ता है। उमा शंकर जी, आपके लिए 2 पंक्तियाँ, मेरी नहीं हैं मगर ये बहुत सूट करती हैं आपको, और जाने क्यों मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर बोल दूँ। 4 लाइनें सुनाने की तो परमिशन मिल सकती है, मुझे लग रहा है अभी वक्त है हमारे पास। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान क्या बात होती है, क्या है। बात है। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर सागर साहब के साथ एक सेशन हमारा कल भी है, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। प्रमोद भैया आप कुछ बोलिए, कुछ कम से कम रिकॉर्ड ही हो जाएगा इतिहास में कि आपने कभी सवाल किया था। डॉक्टर सागर साहब, हम ही पूछ लेते हैं जी देखिए, आज ये डॉक्टर सागर साहब ये स्टेज पे बैठे हैं, इसका क्रेडिट हमको जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहानी क्या हुई, इनका एक रिकॉर्डिंग आया नेशनल जनमत का, और जब इनका देखा ये बलिया के हैं, वो गाना वाना बड़ा बढ़िया गाते हैं। मैं बलिया में सीडीओ रहा हूँ, आई वाज सीडीओ। तो हमने कहा ये तो अच्छे आदमी है, नंबर दो। मैंने इनसे बात किया, जी तो फिर जब इनसे बात किया तो फिर उमा जी का ये, हमने कहा यार बलिया का आदमी इतना बड़ा हो गया है, बट वृक्ष हो गया, उसको जरूर बुलाओगा आप फिर। तो फिर मैंने वहाँ इनको तुरंत कनेक्ट किया, और इनकी महानता ये है कि ये यहाँ आ जाए। और चूंकि मैं बलिया में रहा हूँ और बलिया को देखा है, ये सीडीओ, एक एक गली, एक एक मोहल्ला है, ये ऑफिसर देखा है, तो आप इसी तरह से ऊंचाइयाँ छूते जाइए। बस एक ही मेरी बात कहना है जी कि आप अपने को ये सोच लीजिए कि आपको कम से कम उस एरिया से 20 डॉक्टर सागर और बनाने हैं, इसमें अब लग जाओ। आपका तो पूरा हो गया, 20 डॉक्टर सागर बना दीजिए। जी जी शुक्रिया। सारे बच्चे जेएनयू भी नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए जो बच्चे जेएनयू नहीं पहुंच पाए उनको भी मुंबई जाने का सपना नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, सबको नमस्कार। और मित्रवर सागर जी ने भोजपुरी की ब्रांडिंग जिसको कहते हैं, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मशहूर गीतकार शैलेंद्र भी भोजपुरी इलाके के थे। और इसका प्रमाण यह है कि भोजपुरी की शुरू के जो फिल्में थी, गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ई, वो उसके गीत उन्होंने लिखे थे। भले वो रावलपिंडी में पैदा हुए, भले वो मथुरा में पले बढ़े, लेकिन सजनवा बैरी हो गई हमार के गीतों को लेके आए। तो कोई भी भाषा के गीत श्लील अश्लील नहीं होते हैं, हम लोग उसको बनाते हैं। और जितना मैंने सागर के लगभग सभी गीतों को सुना है, आप लोगों ने शैलेंद्र जी के सारे गीतों को सुना होगा। तो आने वाली जनरेशन को कैसा हम बनाएंगे ये हम तय करेंगे, और उसको नीचे की ओर और अश्लील शब्दों की ओर ले जाना है, या जिसको परिष्कार की बात और इन्होंने भी कही और उमाशंकर जी ने बड़े अच्छे सवाल किए। तो ये एक प्रोजेक्ट है, जब आप 10 अच्छे गीत लिख देते हैं तो 10 अच्छे गीतों की मांग होती है, और अगर आप जान मारे लिए लिपस्टिक लगावे लिए लिख देते हैं तो उसकी भी डिमांड होती है। तो सागर इस संघर्ष को कैसे देखते हैं, और क्या कई बार कोई ऐसा उदाहरण हो कि किसी डायरेक्टर ने कहा हो और आपकी बात सुनने के बाद लगा हो कि नहीं, जो मैं सोच रहा था उससे भी अच्छी बात निकल के आ गई है, तो अब हम इसी को लेंगे। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें शायद गीतकार का बहुत ज़्यादा रोल होता भी नहीं है, क्योंकि इनको बोल दिया जाता है कि आपको कट्टे के लिए गाना बनाना है तो ये बनाते हैं। बस ये थोड़े सुझाव दे सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सिचुएशन को मॉडरेट करते रहिए। ये कहानी लिखने वाले पे और फिल्म बनाने वाले पे इसका बहुत बड़ा उनका होता है, इसलिए गीतकार को तो हम बिल्कुल भी नहीं इसका दोष दे सकते हैं, क्योंकि इनको बता दिया जाता है अब कट्टे लेके खड़े तो कट्टा ही लेके लिखना पड़ेगा। तो बट ये थोड़ा मॉडरेट जरूर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि नहीं। जी जी धन्यवाद। बहुत सारा आई एम कुमुद वर्मा, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, और आपके हाथ में पावर है कुछ चेंज करने की, इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ।
ये साहित्य का मंच है और हम सब यहाँ पर लेखक कवि जो भी हैं समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। एक ऐसी ही उम्मीद आपसे मैं रखती हूँ। कृपया भविष्य में जब लोग कहें फिल्में भी समाज का दर्पण है तो ये एक पॉजिटिव रूप में हमारे सामने उपस्थित रहें, बस ऐसी आशा है। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा करूँगा, आपकी बातों को अमल करता हूँ। जी नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले हमारे जो IAS हीरालाल जी हैं, उन्होंने आप तक मुझे पहुँचाया, आपसे मुझे जोड़ा, और सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर मुझे आपसे जब बात करने का मौका मिला, जब आपका फ़ोन आया मेरे पास, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और गुजरात में आप इस तरह का लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं, ये जानकर के ही मैं बहुत खुश हो गया। और मैं कभी अहमदाबाद आया नहीं था, गुजरात आया नहीं था, तो मैं इस तरह से भी बहुत खुश था कि मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे अहमदाबाद में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, एक सवाल उधर से आ रहा है। हाँ, मैं आपका पसंदीदा गाना जो आपको ज़्यादा पसंद हो हमारे लिए गुनगुना दीजिए। मैं एक्चुअली मैं गाता नहीं तो प्रस्तुत कर दीजिए। हाँ, मैं पढ़ दूंगा कुछ, पढ़ दीजिए। हाँ, जैसे मैं एक गुजरात में हूँ, कोई बिहार में तो हूँ नहीं कि सिर्फ भोजपुरी सुनाऊँ। हाँ, लेकिन मैंने एक पोइट्री लिखी थी, भोजपुरी पे तो बातें हो गई और सुना दिया। एक पोइट्री मैंने लिखी है कि जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और एक गीतकार हैं साहिर साहब, साहिर लुधियानवी को आप सब जानते होंगे। और तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, या औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। तो साहिर साहब सिगरेट पीते थे और जो टुकड़े फेंक देते थे उसे अमृता प्रीतम उन टुकड़ों को पी के सिगरेट पीने की आदी हो गई थी। तो मैं कहता हूँ अंतरे में कि साहिर के जीव बचे हुए सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू, ज्यों गुलजार के गीतों के उस छोटे से मुखड़े की खुशबू, अपने भजन से मीराबाई इनकलाब जब लाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। कुछ टुकड़े हैं, सुनाता रहूं? समय का एक्चुअली अभाव है, तो हाँ, तो जब तावीज़ के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, जब तावीज़ के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, कैसे रेगिस्तानों में रांझे को लाकर छोड़ दिया, कैसे रेगिस्तानों में रांझे को लाकर छोड़ दिया। और देख के सोहनी के मटके को, देख के सोहनी के मटके को जब नदियाँ बल खाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। हर अंतरे पे ताली बजनी चाहिए। आगे है कि कहीं अधूरी राधा तो कमली का आंचल मैला है, कहीं अधूरी राधा तो कमली का आंचल मैला है, और कहीं चीखती हीर कहीं चौखट के भीतर लैला है, कहीं चीखती हीर कहीं चौखट के भीतर लैला है। और अनारकली को जब सत्ता दीवारों में चुनवाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और जब शीरी की खातिर उस फरहाद ने पर्वत काट दिया, जब शीरी की खातिर उस फरहाद ने पर्वत काट दिया, और दशरथ माझी ने पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया, दशरथ माझी ने पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। और खून से लिखे खत में दुनिया, खून से लिखे खत में दुनिया जब तेजाब मिलाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। आखिरी अंतरा जो ज़रूरी है मेरे लिए,
हाँ, आखिरी अंतर यूं है कि जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों में फूल निकल आए। जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों में फूल निकल आए, वो पाँव ज़मीं पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाएं। वो पाँव ज़मीं पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाएं। और जिसके लिए मैंने आपको रोका, और सागर की गज़लों में जब वो नुक्ता सही लगाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू क्या आती बात है, क्या बात है। मजनू के बहुत मैले खूबसूरत। कुर्ते से इश्क। वाह वाह वाह। भावों और भाषाओं को साहित्य के साथ जोड़ने की ये बहुत सुंदर चर्चा रही। To thank you for this very insightful session, we would like to present mementos to our honorable guests and speakers. I would like to request Hiralal sir and SK Nanda sir to please come and present the mementos with Uma Shankar sir. मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर सागर के साथ हमारा एक सेशन कल भी है, दोपहर में 2 बजे लंच के ठीक बाद हम शुरू करेंगे। उम्मीद है आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। आज का ये सेशन कैसा लगा आप सभी को? हमें तो मज़ा नहीं आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।